आप सभी को डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज जो हमने अपने इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी अपलोड किया था कि हम जो है एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जो आयुर्वेद ग्रेजुएट्स हैं, मतलब जो बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ के कॉलेज पास आउट कर चुके हैं, डिग्रीज़ ले चुके हैं, पर उन्हें आयुर्वेद का भी पूरी जानकारी नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें समझने में उन्हें अभी भी परेशानी हो रही है। तो ये सोचते हुए हमने एक कोशिश करी है कि हम डेली कुछ ना कुछ छोटी सी एक वीडियो अपलोड करेंगे, जिसके अंदर जैसे कुछ भी टॉपिक लेकर के उसको बिल्कुल बेसिक तरीके से रूट से उसको समझाएं आपको, ताकि आपको वो समझने में भी आसानी हो और आयुर्वेद जो है और आगे अच्छे से ग्रो हो पाए। तो आज हम जो पढ़ेंगे इस वीडियो में वो है निदान स्थान का, चरक संहिता का निदान स्थान का ज्वर अध्याय, यानी ज्वर निदान। और ज्वर निदान में हम डेली थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं करेंगे, पर जितना पढ़ेंगे उसको क्वालिटी वाइज पढ़ेंगे। हमारा फोकस क्वांटिटी पे नहीं है, क्वालिटी पे है। तो जिन बच्चों को या जिन वैद्यों को ये समझना है कि बेसिक रूप में क्या लिखा हुआ है आयुर्वेद में, इसका मतलब क्या है। बहुत से लोगों को हिंदी संस्कृत समझने में मुश्किल होती है, कठिनाई होती है। हालांकि मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मेरी हिंदी संस्कृत बहुत अच्छी है या मुझे बहुत ज्ञान है आयुर्वेद का, पर जितना भी है आशा है कि हम आपके साथ वो साझा कर पाएंगे और आपको पसंद आएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं चरक संहिता का निदान स्थान का पहला अध्याय, ज्वर निदानम। तो जो हमारा निदान स्थान है उससे व्याधि संग्रह भी कहा गया है और निदान स्थान को निग्रह स्थान भी कहा गया है, क्योंकि निदान स्थान ही है जहाँ पे सभी रोगों का वर्णन किया गया है। वो चाहे ज्वर हो, रक्तपित्त हो, गुल्म हो, प्रमेह हो, कुष्ठ हो, राजक्षमा हो, उन्माद हो या अपस्मार हो, इसलिए इसे व्याधि संग्रह भी कहा गया है। और बुक्स में अक्सर क्या होता है, हमें कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन होती है, इसलिए हमने एक इसका समराइज वर्जन जो है यहाँ पे हमने किया है और इसी से ही आज समझेंगे पूरे ज्वर जो अध्याय है उसके छोटे छोटे टॉपिक्स को। ज्वर जो है वो सबसे पहला अध्याय है और ज्वर को सभी रोगों में राजा माना गया है, इसीलिए इसका वर्णन सर्वप्रथम किया गया है। सबसे पहले ज्वर का वर्णन किया गया है। ज्वर के अध्याय में ही निदान पंचक का भी वर्णन किया गया है। और ये कई बार AIPGT के पेपर में भी पूछा जाता है कि निदान पंचक का वर्णन कहाँ मिलता है, उसका रेफरेंस पूछा जाता है। तो वहाँ पे आप आंसर दे सकते हैं कि निदान पंचक का जो वर्णन है वो ज्वर निदान अध्याय में दिया गया है, चरक संहिता के निदान स्थान में पहले अध्याय में। निदान पंचक में 5 चीज़ें आती हैं। निदान यानी कि कारण, पूर्व रूप यानी कि उसके रोग के आने के पहले के सिम्टम्स, लिंग का मतलब है लक्षण, और उपशय और संप्राप्ति, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से आगे नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। आज हम बात करते हैं सबसे पहले निदान के बारे में। निदान के पर्याय बताए गए हैं। पर्याय का मतलब जो है पर्यायवाची शब्द, यानी कि सिनोनिम्स के निदान को हम और किस किस नाम से जान सकते हैं। हेतु, निमित्त, आयतन, कर्ता, कारण, प्रत्यय और समुत्थान, और इसके साथ में निदान तो है ही। तो ये सारे जो हैं ये निदान के पर्याय हैं। और अगर हमें कहीं पे भी अगर निमित्त लिखा हुआ मिलता है हमारे टेक्स्ट में, तो हम वो यही समझें कि निमित्त का मतलब है निदान, यानी कि कारण, यानी कि हेतु, कि इस जो रोग है इसका हेतु यानी कि कारण क्या रहा। ठीक है, तो ये इसके पर्याय हैं। ये अक्सर AIPGT में पूछे जाते हैं। तो अगर जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हों PG के एग्ज़ाम के लिए, तो वो इसे ज़रूर याद रखें। उसके बाद चरक संहिता में जो है वो निदान के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञा अपराध और परिणाम। इसकी बात हम डिटेल से अभी करेंगे। ठीक है, ये तो चरक संहिता में यानी कि निदान के प्रकार जो बताए गए हैं वो हमारे बताए गए हैं ज्वर अध्याय में। पर इसके अलावा कुछ और हेतु के प्रकार भी हैं जो बताए गए हैं आयुर्वेद में। उसके बारे में हम यहाँ बात करते हैं कि हेतु के 4 तरह से भी प्रकार बताए गए हैं।
जिसमें सबसे पहले आता है सन्निकृष्ट। यानी कि सन्निकृष्ट का मतलब क्या होता है कि जो दोष प्रकोपक कारणों के सेवन से सद्य व्याधियों की उत्पत्ति होती है। यानी कि कोई भी, हमें पता है हमारे आयुर्वेद में 3 दोष बताए गए हैं, वात पित्त और कफ। वात पित्त कफ, इन तीनों दोषों को बढ़ाने वाली चीज़ें भी हमें बताई गई हैं और घटाने वाली भी। जैसे कि वात जो है उसका गुण होता है रूख शीत लघु सूक्ष्म, और ऐसी चीज़ों का अगर हम सेवन ज़्यादा करेंगे तो हमारा वात बढ़ेगा। वही सन्निकृष्ट में कह रहे हैं कि अगर दोष प्रकोपक कारण, जैसे अगर किसी को वात जो है वो बढ़ा हुआ है, ये नॉर्मल स्टेट में भी है, पर वो कंटिन्यूअसली लघु भोजन का या रूक्ष भोजन का सेवन करता है, तो उसका अल्टीमेटली जो है वात बढ़ जाएगा, तो वो आ जाएगा हमारे सन्निकृष्ट हेतु में। उसके बाद आता है, मतलब ये एक तरह से डायरेक्टली आपके जो है वात को बढ़ा देगा, दोषों को बढ़ा देगा, तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं डायरेक्ट हेतु है। फिर विपरिकृष्ट, इसको हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये इनडायरेक्ट है। हेमंत ऋतु में हम सबको पता है, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि हेमंत ऋतु में जो है कफ का संचय होता है, ठीक है। और हेमंत ऋतु में हमें ठंड का माहौल होता है हमारे आसपास, और अगर हम उसमें आहार विहार अपना सही नहीं रखते हैं, ऋतुचर्या के अकॉर्डिंग हम नहीं रहते हैं, तो हमारी बॉडी में जो है कफ का संचय होता है। कफ का संचय होता है तो वो कफ जा करके वसंत ऋतु में पिघलता है, निकलता है, और इसलिए कफ जन्य रोग जो है उसमें वसंत ऋतु में ज़्यादा होते हैं। और इसीलिए जब भी हमें किसी का वमन प्लान करना होता है तो हम कोशिश करते हैं कि वसंत ऋतु में ही किया जाए, क्योंकि वसंत ऋतु में नेचुरली प्राकृतिक रूप से जो है कफ के निकलने का समय होता है। तो ये हो गया विपरिकृष्ट। उसके बाद व्यभिचारी। व्यभिचारी का मतलब होता है, इन जनरल अगर हम व्यभिचार का मतलब समझें तो व्यभिचार का मतलब होता है कि अपनी बेसिक नेचर से बदल के कुछ और करना। जैसे कि अगर हम सपोज करिए कि ये जो दोष जैसे कि दोष प्रकोपक कारण हैं, इनका अगर हम यूज़ करते हैं, यूज़ करते हुए ये क्या करेंगे, दोषों को बढ़ाएंगे, जो आयुर्वेद कहता है, आयुर्वेद का सिद्धांत है। पर अगर सपोज कीजिए कि हम उसको बहुत अल्प मात्रा में ले रहे हैं, तो वो दोष भी अल्प बढ़ेंगे। तो इसीलिए वो अपने नेचर को जो है वो, और वो कम बढ़ेंगे तो वो दुर्बलता लेके आएंगे, और इसलिए जो है अगर वो कम बढ़ेंगे, दुर्बलता लेके आएंगे, तो वो अपनी नेचर से अलग है, जो आयुर्वेद का सिद्धांत है उससे अलग है। तो ये व्यभिचार हो गए, और इसी वजह से इसका नाम भी दे दिया व्यभिचारी। नेक्स्ट आता है प्रधानिक। प्रधानिक कारण यानी कि मेन जो कारण हो सकता है किसी भी चीज़ का, वो है विष। ये तो हम सब जानते हैं, विष का सेवन अगर कोई भी, पॉइजन का सेवन अगर कोई करेगा तो उसकी मृत्यु निश्चित है, अगर उसे ट्रीटमेंट अगर अर्ली नहीं मिलता है तो ये प्रधानिक मतलब मेन कारण क्या है कि हमने विष खाया, हमें तुरंत से रोगी की जो है मृत्यु हो गई। तो ये एक तरह से डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है, ये सिद्धांत को चेंज करने वाला, और ये प्रधानिक यानी कि मेन, विष का सेवन किया, मृत्यु हो गई। यहाँ पे दोष प्रकोपक कारणों का सेवन किया, दोष बढ़ गए। यहाँ पे संचित का जो था वो आगे जा कर के वसंत ऋतु में निकल गया। व्यभिचारी का मैंने आपको डिटेल से बता दिया, और प्रधानिक में विष का सेवन करने से मृत्यु हो गई। इसके साथ साथ फिर और भी 3 तरह से हेतु बताया गया है। हेतु क्या है कि एक तो दोष हेतु, एक व्याधि हेतु, और एक उभय हेतु। दोष में फिर 2 टाइप्स हैं कि उत्पादक और व्यंजक। उत्पादन मतलब किसी चीज़ को बढ़ावा देना, किसी चीज़ में एक प्रोग्रेस करना या बढ़ना। हेमंत ऋतु में अगर मधुर रस का, हेमंत ऋतु में हमें पता है, अभी ऊपर पढ़ के आए हैं कि अगर हम हेमंत ऋतु में जनरली कफ का जो है संचय होता है, और अगर हम हेमंत ऋतु में ही मधुर रस यानी कि जो कफ को बढ़ाने वाला है उसका सेवन अगर हम कंटिन्यूअसली करते हैं तो कफ का उत्पादन होता है, ठीक है। तो जो मधुर रस है वो कफ का उत्पादक है, और उसको हेमंत ऋतु में कर लें तो वो और बढ़ाने वाला है। फिर आता है व्यंजक। व्यंजक में क्या होता है कि संचित कफ का जो व्यंजक है वो वसंत ऋतु में सूर्य के ताप से निकलता है। अगेन पहले हम पढ़ के आए हैं कि वो वसंत ऋतु में पिघलता है। क्यों पिघलता है? क्योंकि सूर्य का ताप होता है। तो व्यंजक हेतु भी वही है कि वहाँ पे जब वो सूर्य के ताप से कफ निकलेगा तो कफ जन्य व्याधियाँ, खांसी जुकाम बुखार ज़्यादा लेके आएगा वसंत ऋतु में। फिर उसके बाद दोष हेतु के ही 2 टाइप्स हैं,
बाह्य और अभ्यंतर, यानी कि आहार, विहार और काल। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा आहार नहीं कर रहा है, कफ बढ़ाने वाला ही आहार कर रहा है, ठीक है, और विहार भी ठंडी ठंडी एरियाज़ में रह रहा है, या ठंडा कुछ भी जो है सर्दी का माहौल है और उसके अंदर वो गर्म कपड़े ना पहन करके हाफ स्लीव टी शर्ट में घूम रहा है, तो वो विहार हो गया। काल जो है वो ऋतु से भी ले सकते हैं हम। तो ऐसी चीज़ों में तो अल्टीमेटली कफ बढ़ेगा ही ना, तो इसलिए ये भी दोष हेतु में ही इंक्लूड किया गया। और अभ्यंतर में इंटरनल दोष दूष्य की विकृति, हमें पता है हमारे दोष और दूष्य की जब विकृति होती है, दोष यानी वात पित्त कफ और दूष्य अलग अलग व्याधि में अलग अलग हो सकते हैं, और इनकी जब विकृति होती है तो रोगों की उत्पत्ति होती है। सेकंड आता है व्याधि हेतु। व्याधि हेतु का क्या मतलब, ये दोष है हेतु है, मतलब कि किसी भी दोष के कारण जो है हेतु, दोष के कारण हेतु मतलब किसी भी दोष के कारण किसी रोग का आना। ऐसे ही व्याधि हेतु कि डायरेक्टली कैसे व्याधि उत्पन्न होगी, वो होगी जैसे कि पांडु रोगियों में हमें पता है, जिन लोगों को एनीमिया रहता है बच्चों में या बड़ों में भी, उनको अक्सर मिट्टी खाने का या फिर ये जो पेंट के जो छोटे छोटे से फ्लेक्स होते हैं उसे खाने का, चौक खाने का बहुत वो क्रेविंग होती है। तो ऐसे ही अगर मिट्टी खाने से, इसमें व्याधि हेतु में बताया गया कि मिट्टी खाने से पांडु रोग का जो पांडु रोग जो है उसका हेतु होता है। तो इसीलिए, और उभय में क्या होता है कि दोष और व्याधि वाले हेतु, यानी कि दोष हेतु, दोष वाले कारण और व्याधि वाला कारण जो है, अगर दोनों सेवन करेंगे तो उभय हेतु। इसमें हमने बताया कि हेतु के 4 टाइप्स हैं, फिर हमने बताया 3 टाइप्स हैं, यहाँ भी फिर 2 अलग टाइप्स हैं। पर आचार्य चरक ने क्या किया, आचार्य चरक ने सिर्फ हमें ये 3 तरह के प्रकार बताए गए हैं, क्योंकि आचार्य चरक कहते हैं कि ये सब जो बाकी के प्रकार हैं ये सब इन्हीं में समाविष्ट हो जाते हैं। आगे जब हम पढ़ेंगे तो हमें ये और अच्छे से समझ आएगा। अब हम देखते हैं रोगों के त्रिविध और द्विविध प्रकार। अभी हमने निदान के मतलब यानी कि हेतु के प्रकार पढ़े और वो सब पढ़ा। अब देखते हैं कि रोगों के 3 टाइप्स और 2 टाइप्स कौन कौन से होते हैं। त्रिविध में तो आता है आग्नेय, सौम्य और वायव्य। आग्नेय का मतलब आप पित्तज समझ सकते हैं, और सौम्य का मतलब कफज, और वायव्य का मतलब वातज। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि जनरली हम जब भी पढ़ते हैं तो हम वात, पित्त और कफ इस ऑर्डर में पढ़ते हैं, पर यहाँ ज्वर अध्याय में आग्नेय, सौम्य और वायव्य यानी कि पित्त, कफ और वात क्यों बताया है। तो इसका भी बहुत अच्छा जवाब आचार्य देते हैं कि ज्वर जो है उसमें संताप होता है, मतलब बॉडी में ताप आता है, गर्म हो जाता है शरीर, और संताप जो है वो पित्त के बिना नहीं आ सकता। पित्त की प्रधानता होती है ज्वर में, इसीलिए सबसे पहले पित्त को लिखा गया है, पित्तज यानी कि आग्नेय को लिखा गया है। फिर सेकंड पे कफज को क्यों दिया गया है, कफज को इसलिए दिया गया है कि जो हमारी बॉडी में ज्वर यानी कि फीवर आता है वो जनरली मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है, हमारे अमाशय की यानी कि हमारे पेट की गड़बड़ी से आता है। अमाशय की कोई विकृति होती है तब आता है, और अमाशय जो है वो कफ का स्थान है, इसलिए कफज सेकंड नंबर पे दिया गया है। और थर्ड फिर आता है वायव्य, और फिर आता है नेक्स्ट द्विविध टाइप्स, यानी कि 2 तरह के टाइप्स, एक राजस और एक मानस। राजस क्या होता है, राजस और मानस, रज और तम, सत्व रज तम आप पढ़ के आए हैं। तो रज और तम जो होते हैं वो मानस दोष होते हैं, और इसीलिए राजस और तामस इस तरह से 2 टाइप्स दिए हैं। अब बता रहे हैं व्याधि का लक्षण। व्याधि का लक्षण से यहाँ पे मतलब है कि व्याधि के पर्याय, पर आचार्यों ने व्याधि का लक्षण कह करके आगे जो टाइप्स बताए हैं व्याधि के, अभी हमने पीछे निदान के भी टाइप्स पढ़े थे, और सॉरी निदान के जो है पर्याय पढ़े थे, ऐसे ही व्याधि के पर्याय यहाँ पे बताए गए हैं। व्याधि आम्य, गद, आतंक, यक्षमा। यक्षमा आपको अगर जानते हैं तो यक्षमा, राज्यक्षमा यानी कि ट्यूबरक्लोसिस जो हमारे आयुर्वेद में टेक्स्ट में मेंशन मिलता है यक्षमा का, और जिसको हम मॉडर्न से कोरिलेट करते हैं ट्यूबरक्लोसिस, तो उसे राज्यक्षमा को यक्षमा कहा गया। ज्वर जो हम पढ़ ही रहे हैं, विकार और रोग, तो ये हमारे जो है व्याधि के पर्याय हैं, पर आचार्यों ने व्याधि का लक्षण कह करके संबोधित किया है हमारे टेक्स्ट्स में। तो ये हमने आज छोटे से टॉपिक्स जो हैं वो इसमें पढ़े। निदान पंचक के बारे में हमने नाम जाने निदान पंचक के,
ज्वर का इंट्रोडक्शन की ज्वर को राजा कहा गया है, इसलिए सबसे पहले मेंशन किया गया है। और हेतु के प्रकार हमने पढ़े। आगे की जो प्रक्रिया है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और स्टे ट्यून्ड फॉर इजी लर्निंग। और अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है या आपकी तरफ से हमारे लिए कोई सजेशन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और ऐसी ही वीडियोस के लिए पेज को यानी कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए। हैप्पी डॉक्टर्स डे वंस अगेन।